अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन है। जजिस के खतूत का मामला ज़ेर बहस रहेगा क्योंकि बहुत हाईलाइट हो रहा है पूरा दिन। आज हम इसी पर बात करते रहे। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अपोजिशन जमातों का जो मुश्तरका इजलास है वो भी हुआ है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फार्मूला तैयार कर लिया गया। देखना अब ये है कि ये हुकूमत कहाँ तक चलेगी, क्योंकि अक्सर तज्जियाकारों का यही कहना है कि हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत है और इसकी अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो आज इजलास हुआ है इस हवाले से भी बात करेंगे। क्या फैसल वावजा अब जियाले कहलाएंगे, ये भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा होगा। जजिस के खतूत से अदालती मामलात में मदाखलत पर क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर फारूक सत्तारी कहते हैं कि वजीर दाखिला सिंध जो है उनका बयान बेहिसी और मुजिबाना एक ये गफलत है। जबकि जो वजीर आला सिंध है उन्होंने ये इतराफ कर लिया कि अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श बहरहाल नहीं है और इस पर बहुत काम करने की जरूरत का भी उन्होंने कहा। जीआई ने पीपल्स पार्टी पर कच्चे के डाकुओं के सरपरस्ती का इल्जाम आयद कर दिया, बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया उन्होंने। जबकि वजीर आला सिंध का ये कहना था कि कच्चे के डाकुओं के पास असलाह कहां से आता है ये पता लगाने की जरूरत है और इस पर हम बहुत ज्यादा अब फोकस करेंगे और लोगों को इनके चुंगल से निजात दिलाएंगे। एमक्यूएम ने बिलावल भुट्टो से कराची में क्राइम बंद करने की अपील कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब से उन्होंने ये अपील की है। जबकि जो महंगाई है वो तो उसने तो आवाम के सारे कसबल निकाल दिए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है और पेट्रोल की कीमत का बढ़ना यह है कि फिर हर चीज पे जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। और हालांकि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दौरे कर रहे हैं और बड़े गिरा फरोशों से उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं पे महंगाई कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। जो मेरे साथ पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवा दूं। जावेद सिद्दीकी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। जबकि नदीम साबिर साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और नईमुद्दीन साहब जो कि एमक्यूएम से हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जबकि नुमान रिजवी साहब तज्जियाकार हैं और हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आपने दावत दी। जी, मैं बिल्कुल दावत देती हूँ इन तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए ताकि आए और यहाँ पर आवाम को वो चीजें बताएं कि जो कि उनकी नजरों से ओझल होते हैं या फिर मसाइल का हल निकाला जा सके। जावेद सिद्दीकी साहब, मैं पहले आपसे ही बात करना चाहूंगी। ये जो अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फार्मूला तय पा गया, यही हम देखते हैं कि जो भी माहिरीन से बात करो, तज्जियाकार से बात करो, वही कहता है ये हुकूमत ज्यादा चलेगी नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि ये हुकूमत अवामी नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अवामी जो इलेक्शन 8 फरवरी को होते उसका जो रिजल्ट था वो कुछ और था और हुकूमत जो बनी वो बिल्कुल उसकी जो बरक्स थी। तो लाजमी सी बात है जिस हुकूमत को अवामी नुमाइंदगी हासिल मैंडेट हासिल नहीं होगा अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, बैरून मुल्क हमारी जो पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ा सासा है हमारा, तो किस तरीके से ये हुकूमत चल सकती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हुकूमत कोलिशन पार्टनर, अभी आपने देखा यही पीडीएम की हुकूमत अभी अगर सवा साल पहले आप देखें तो जो हुकूमत बनी थी उसके वजीर, उसके खर्चे 16 और उसके जो वजीर थे 90 तकरीबन 90 के लगभग थे जी, सबसे बड़ी तारीख की काबीना थी जी। अब इस तरह की हुकूमतें सबको खुश करने के चक्कर में अवामी खजाने पे बोझ बन जाती है। क्योंकि अभी आपने देखा नहीं, नाम तो है ना खजाना, नाम तो है, चाहे खाली नहीं, देखिए खजाना तो है, खाली है वो एक अलग बात है। अगर आप बैंक है, बैंक खाली है लेकिन कहलाएगा तो बैंक ही ना, तो इसी तरह खजाना खाली हो लेकिन कहलाएगा तो खजाना ही। जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन होती है तो आता है, उसके बाद खर्चा होता है, वो एक अलग बात है। अच्छा। लेकिन कहलाएगा तो खजाना ही ना। तो वजीर खजाना भी तो आप अगर खजाना नहीं है तो फिर वजीर खजाना क्यों है? फिर सवाल ये पैदा होता है उसकी जरूरत ही नहीं है। जब एक शोबा ही नहीं है तो बहुत सी चीजों की नहीं है जो कि नहीं, पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा था कि जितने महकमे नहीं थे उससे ज्यादा वजीर थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर यही हुकूमत, यही जो पीडीएम की जमातें हैं मुल्क के मुश्किल हालात का भी बताती हैं, मुल्क का खजाना खाली होने का बताती हैं। फिर उसके बाद अभी आपने देखा जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है उन्होंने जो यानी अभी कितने अरसा हुआ है हल्फ उठाए हुए और उसके बाद जो खर्चे उन्होंने शुरू किए, ये तो अच्छा, ये शुरुआत है इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता उठा लिया है। नदीम साबिर साहब से भी बात कर लेते हैं इस पे। मैं एक शेर कहूंगा अच्छा चलो एक शेर कहूंगा जरूर कि बहुत पुराना है
कि इब्तिदा इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो लास्ट ओनर हमारी इस टॉपिक डिस्कस हुई थी कि इब्तिदा इश्क होता है, देखो आगे की होता है क्या, ऐसे ही। जी जी नदीम साबिर साहब, ये बड़ा मौजूद बहस आ गया है कि जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खर्चे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पता नहीं उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो हेलीकॉप्टर नया मंगवा रही हैं, कुछ लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर पे जाना चाह रही हैं, कुछ लोग अफवाहें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। लेकिन जो ऑफिस का मामला है, जो रेनोवेशन का मामला है, जो उनकी गाड़ी के टायरों का मामला है, वो तो मेरा ख्याल है कुछ हकीकत है उसमें। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी जिस तरह की जो हालात नज़र आ रहे हैं, हर इंसान में पहले अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, और जब अवेयरनेस नहीं थी तो कौन किस हुकूमत के किस ओहदे पे फायज है इसका फ़र्क नहीं पड़ता था आवाम को। लेकिन आज हमारी जो आवाम है उसमें इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो हर ओहदेदार को बखूबी समझ रहा है कि वो किस ओहदे पे किस तरह काम अंजाम दे रहा है। इसी तरह आप जिस तरह बताया पंजाब के हवाले से, तो इनका यही है कि जब इस ओहदे पे वो फायज हुई हैं तो उनकी एक एक चीज़ पे नजरसानी आवाम की तरफ से हो रही है। उसमें यही है, देखें पाकिस्तान की जो हुकूमत हम देख रहे हैं पिछले 70 साल से या 60 साल से 2 से 3 पार्टियां इस पाकिस्तान को लीड कर रही हैं और ये उन्हीं का एक हिस्सा है। तो इसीलिए बात वहीं आएगी होगी कि सबको सब नजर आ रहा है, और जिसको जो नजर आ रहा है, जो बातें हो रही हैं, तो इसमें ये ऑनेस्टली सारी बातें हैं। इसमें जो जिस तरह के वो खर्चे कर रही हैं या जिस तरह उनके अखराजात देखे जा रहे हैं, तो जिस ग्रेड पे वो काम कर रही हैं तो ये चीजें तो होंगी और नजर आएंगे लोगों को, और लोग बोलेंगे लाजमी बोलेंगे। जबकि सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है। और दूसरा ये कि हर इंसान, मैंने कहा ना कि अवाम में अब अवेयरनेस आ चुकी है, वो हर नुक्ता नजर से देख रहे हैं लोगों को और समझ रहे हैं कि कौन किसका क्या बजट है, वो किस तरह अपने लाइफ स्टाइल को इस अवाम पाकिस्तानी अवाम समझ रही और देख रही है इस चीज को। तो ये सारी चीजें चलेंगी और इस तरह सब होगा। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा कि हुकूमत जो ये बन गई है, ये नापायदार हुकूमत बनी है, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ज़्यादा, मैंने लास्ट भी में आया था, मैंने यही बात कही थी, ये हुकूमत नहीं चल सकेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके जो अरसा फिर भी गुजार लेगी, मैक्सिमम अगर साल, बहुत ज्यादा खींचा साल, क्योंकि अच्छा जो है ना अपोजिशन पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तब तक आवाम रहेगी या बस आवाम का तो ये है कि बस रमजान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सहरी इफ्तारी पे कंसंट्रेट करें और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा मौजा करेंगे जिससे हम पाकिस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नुमान रिजवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नुमान रिजवी साहब, हालात किस तरफ जा रहे हैं? नदीम साहब ने तो कह दिया रमज़ान है, बस रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। मतलब बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, इतनी महंगाई है, जो इतना ये जो हुकूमत ने 9 रुपए फिर बढ़ा दिया पेट्रोल पे, इससे तो हर चीज़ ही बढ़ जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? नवाज आप सही कह रहे हैं कि महंगाई है, सब कुछ है। एक सहाफी ने सवाल किया मरियम नवाज साहिबा से, उन्होंने कहा कि आटे पे आपने जो तफसीर है वो मियाँ साहब की लगा दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत किसकी है? तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, बात खत्म। तो आप जो बात कर रही हैं, महंगाई है, परेशानी है, अवाम का सत्यानाश है, बुरा हाल है, तो हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ साहब की है। तो मैं समझता हूँ इसका सब बातों का एक ही जवाब है कि भाई मुस्लिम लीग नून इस सब की जिम्मेदार, जो मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े वादे वहीद करके आए थे, रिलीफ देने की बात करी थी, जिन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने जनाब यूनिट जो है वो बिजली फ्री कर देंगे और ये कर देंगे, और सबसे बड़ा बम जो है अभी रमजानों के बाद आप देखिएगा कि वो बिजली के बिलों पर ही आ रहा है। आवाम का तो वो हशर नशर हो जाना है जनाब। एक तो रमजान है और ऊपर से रमजान के बाद जो ईद के बाद जो महंगाई का तूफान हमारे सर पर आने जा रहा है, वो अल्लाह की पनाह है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों में कौन सी ऐसी सलाहियत थी कि 1 साल 1.5 साल देखने के बाद दोबारा उन्हीं लोगों को लेके आया गया है। मेरा ख्याल है कि देखिए बात यह है कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आवाम का खून चूसती हैं और आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन चीजें हैं उनको अफोर्ड करना। बिजली का बिल, रिहाइश, पेट्रोल और तालीम और जनाब आपकी सेहत, और ये सारी चीजें हमारे उन हुक्मरानों पर फ्री हैं जिनके लिए आवाम तरसती है। तो जिस मुल्क में आवाम के ऊपर इन चीजों का बोझ इतना ज्यादा और इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजरना हो इन चीजों को हासिल करने के लिए, वो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों के लिए फ्री है। तो आप अंदाजा लगा नुमान साहब, तालीम और सेहत तो अब आवाम के पहुंच में ही नहीं रहे। अब तो वो कहते हैं छोड़ दें, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो बड़ी बात है। वही तो बात है। देखना वाला बात यह है कि ये चीजें आप मुझे बताइए तो मतलब क्या इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं
क्या इन्होंने ऐसे कोई इनकलाब लिया है, इनकलाबी फैसले कर लिए? क्या इन्होंने फौरन जो है हमारे को बढ़ा हो रही है? क्या ऐसा काम किया है कि जो चीजें इनको, जो अय्याशियां, जो ऐशो इशरत फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, मतलब छुट्टियों में यूरोप भी भेजा जाता है इनको? आप अंदाजा तो लगाइए, जो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ हो, जिसकी आवाम के पास रोटी ना हो खाने को, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू हो कि लोग रोजाना मर रहे हो, वहां की आवाम छुट्टियां मनाने के लिए वहां की गवर्नमेंट उनको यूरोप और अमेरिका के टिकट देती है और वहां होटल देती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जिस मुल्क के माशरे में इस तरह के मामला होंगे वो माशरा किस तरह पनप सकता है। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि सारी अशराफिया छुट्टियों पे चली जाती है, मुल्क कैसे चल रहा है, खजाना खाली है। नदीम साबिर साहब, ये जो अदलिया है, अब इसको भी धमकियां मिल रही हैं, इसको भी धमकियां हमें खतूत मिल रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, बात ऐसा है कि जब हमारी सियासी जो दाव पेच जिस तरह के अभी पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो ये तो होना है और होगा इस तरह। वजह यही है कि देखिए, वजह यही है कि अभी हमारे में पहले भी मैंने ये कहा था कि हमारी मोनोपोली हुकूमत और मोनोपोली प्लान के तहत काम हो रहा है, तो उसके अंदर जो एतराज़ात जो लोग अवाम के आएंगे तो उसमें सारी चीजें ये उठेंगी और ऐसा अमल सामने होगा। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी जो हुकूमत है, इनके जो फैसले हैं वो नापायदार फैसले हैं, जिसकी वजह से किसको क्या पता कि पाकिस्तान की हुकूमत में अब ये भी हालात नजर आएंगे कि अवाम इतनी ज्यादा उकता गई है हमारी अवाम हुकूमत से कि वो कहने में मजबूर हो गई है कि ये हमारे हुकूमत के सरवर हैं, मतलब जो सरवर है जो हमारी हुकूमत लेके चल रहे हैं, शर्मिंदा है और जलालत की स्टेज पे खड़े हैं। मेरा मतलब कि अवाम इतनी इनसे डिस्टर्ब होगी। हमारा जो अदलिया है, जिसकी एक आवाज पे हर शख्स हमारा इदारा उस पे चलता है या रहता है, लेकिन उसकी अब क्या वैल्यू, क्या हमारा ये मैसेज जो है, हमारा ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान का नाम काफी, हमारी अवाम, हमारे सियासी लोग हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। वो अपनी मोनोपोली, अपनी सियासत के लिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले रियासत है, फिर सियासत है, लेकिन हमारा जो लोगों का, शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है रियासत के लिए। देखें उन्होंने तो कपड़े भी फाड़ दिए, रोटी भी, मतलब वो इकदाम करें। मैं देखिए, हमारी अवाम सब समझती है और देख रही है, बेशक अवाम बहुत बाशऊर है। अच्छा जावेद सिद्दीकी साहब, आप पे भी बड़े इल्जामात आयद करते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें चल रही होती हैं, कुछ कहते हैं कि आपके वुकला आपके पार्टी में बहुत ज्यादा हैं और कानून को जानते हैं, इसके बावजूद क्यों आप अपने जो बानी पीटीआई हैं उनको क्यों नहीं आप अभी तक सामने लेके आए, क्यों नहीं रिहा करवा पाए, या क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर पाए? तो ये वो कहते हैं आप खुद नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्या वजह है? अच्छा, ऐसी चीजें क्यों चल रही? सबसे पहले तो मैं अभी जो आपने हमारे जो एमकेएम वाले भाई, क्या नाम उनका, नहीं नुमान रिजवी नहीं एमकेएम वाले की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने जो बात की है, और उन्होंने देखें, ये इनका कोई नया तजर्बा नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ। ये कई दफा उनके साथ इत्तेहाद कर चुके हैं और कई दफा उनकी लूट मार में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, और हर दफा ये कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया हमसे। अभी पिछली 1.5 साल की गवर्नमेंट में भी इन्होंने एग्रीमेंट किया था, और 1.5 साल में जो हाल हुआ था इस मुल्क का, महंगाई का जो तूफान आया था, और जो वजीर बने थे, और उसके बाद फिर जो निगरान गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी जो हाल देखा, इसके बाद आप इन्होंने फिर उनसे एग्रीमेंट किया, और आज यानी अभी महीना हुआ है इनको गवर्नमेंट में शामिल हुए, आज ये फिर रोना रो रहे हैं। तो अब ये मगरमच्छ के आंसू अवाम के सामने जितने बहाल हैं, अवाम इनकी बातों में नहीं आएगी, क्योंकि ये इनका एक वतीरा रहा कि हर इलेक्शन में ये मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो कहा है कि वज़ीर दाखिला से, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी भी बात, जितने भी हमारे भाई है ना, क्योंकि ये इनका पहला तजुर्बा नहीं है। ये 87 से अगर आप शुरू करें तो ये कई दफा पीपल्स पार्टी के साथ इत्यादि रहे, कई दफा, कोई दफा नहीं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा तशरीह कर रहा हूँ कि अब ये अवाम इनकी इन बातों में आने वाली नहीं है कि आप ये हर दफा रोएं, और हर बातों में नहीं अवाम तो हाँ ये अच्छी देखें, अवाम किसी की बातों में नहीं आएगी। लेकिन आपने देखा 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे, और जिसमें जो उसमें वोट का जो मैंडेट दिया गया वो भी आपने देख लिया, और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की अवाम है, ये नहीं, ये जो हमारी यूथ है ये दुनिया से कनेक्ट है, तो ये नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए बड़ा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो अवाम जो मुल्क चला रही है, जो अपना पेट काट के मुल्क के कर्जे देती है, इनके अय्याशियों के बोझ उठाती है, उस अवाम की मैंडेट का ये हाल है कि 101% जीते हुए शख्स के आपने रिजल्ट चेंज कर दिए। अब आप मुझे बताएं
कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आप कर्जा किस जो आप रिमिटेंस मांगते हैं, जब आप उनके वोट का हक, अभी आपने देखा कि पीटीआई ने पिछली गवर्नमेंट में उनको वोट का हक दिया था, लेकिन पीडीएम ने आके इस हक को खत्म किया, नेप के कानून चेंज किए, ईवीएम मशीन भी। अब आप मुझे बताएं, अगर वो सिस्टम चल रहा होता और वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के जरिए वोटिंग हो रही होती तो ये रिजल्ट इस तरह का नहीं आता, और रिजल्ट इतने दिनों में भी नहीं आता, फौरी तौर पे आता। ठीक है। अब इससे ये जाहिर होता है कि पीटीआई बिल्कुल चाहती है फेयर इलेक्शन हो, जिसको मैंडेट मिले, वरना उसे क्या जरूरत थी, मशीन तो एक अरसे से दुनिया में चल रही है। पाकिस्तान में तो पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आई थी, लेकिन जो दूसरी जमातें उनको पता है कि इस वक्त अवाम में उनकी क्या पोजीशन है, और वो अपनी पोजीशन को सामने रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि 2018 से पहले ठप्पा माफिया मशहूर थे कि 3 बजे के बाद जितने भी लोग जाते थे उनको ये कहा जाता था कि आपको तो वोट पड़ गया, और इस पे कई लतीफे भी बने। जी जी। तो कहने का मकसद ये है कि जो फेयर होता है वो फेयर। अब आप देखें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद है, वो तो जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं ना, ठीक है। वो पाकिस्तान, अगर उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, इसका मतलब पीटीआई को दूसरी जमातों से बेहतर समझते हैं तो उनको वोट दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो उनके पैसों के तो तलबगार हैं, लेकिन उनकी जो राय है उसको लेना नहीं चाहते, हक देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी IMF से कर्जा लें, बैरून पाकिस्तान रेमिटेंस भेजे, पाकिस्तानी जो है टैक्स दें, और उसके बाद हमसे ये नहीं पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। IMF के बारे में भी जो ये चीजें कि IMF से कर्जा ले लेंगे और तमाम मामला हल हो जाएंगे, इस पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है नईमुद्दीन साहब ने, MKM से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन साहब, आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी डॉक्टर फारूक सत्तार का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला सिंध का बयान जो है बेहिसी और मुजरिमाना गफलत है। मतलब उन्होंने तो एतराफ कर लिया ना, वजीर आला सिंध ने भी एतराफ कर लिया कि अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलतियों को वो सामने लेके आए और वो फिर अब इस पे काम करने के अज़्म का भी इजहार किया। तो क्यों कहा ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने? और जो तरीके से फारूक ने बयान दिया है कि ये वजीर दाखिला साहब का बयान है बहुत मुसलमाना और गफलत के बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसी तरीके से अगर इस असेंबली को चलाना है साहब ने और वजीर दाखिला साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब और हमारे बिलावल जरदारी साहब ने अगर इसी तरीके से चलाना है तो इस असेंबली को और स्ट्रीट क्राइम को इसी तरीके से करते हुए को नहीं रोकना, तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी अपनी चीजों से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं करा सकते तो ये सारे इख्तियार गवर्नर साहब को दे दें, गवर्नर साहब, गवर्नर सिंह साहब, कामरान साहब, नईमुद्दीन साहब, बिलावल भुट्टो के पास तो कोई ओहदा नहीं है, तो उनसे क्यों आप अपील कर रहे हैं कि वो क्राइम बंद कराएं? मतलब वो हेड कर रहे हैं क्या? मतलब इख्तियारात बेसिकली हम समझते हैं गवर्नर साहब के पास होने चाहिए कि स्वयं साहब जो है वो इस शहर के नहीं है, इस कराची के नहीं है, जो इस शहर के हालात को समझे। कच्चे के डाकू को वो नहीं रख सकते, कच्चे के डाकू को वो लोग पाते हैं सिंध में, उनके ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कच्चे के डाकू पकड़े जाएं, कच्चे के डाकू पे कार्रवाई हो। तो हम समझते हैं कि जो सिंध में रहते हैं, जो सिंध के शहरी हैं, खास तौर पे मुकामी पुलिस होनी चाहिए और आवाम को सहूलत देने के लिए ये जो सहूलतकार पुलिस वाले हैं इनको हटा देना चाहिए। SSP साहब, IG साहब, DIG साहब इस पे फौरी एक्शन लें कि इस किस्म के जो पुलिस के अफसरान यहाँ पे तैनात किए गए हैं जिनकी वजह से स्ट्रीट क्राइम के अंदर तेजी आ रही है। बकौल वजीर दाखिला साहब के शहर के अंदर अगर कारोबार बढ़ता है तो क्राइम बढ़ता है, तो भाई अगर कारोबार बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। किस तरीके से आप बयान दे देते हैं? आप कम से कम आप जिन सीटों में बैठे हुए हैं आपको ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या बात हो रही है और ये बयान हम किस तरीके से दे रहे हैं। इससे तो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क से चला जाएगा, बिजनेसमैन कम्युनिटी हमारे मुल्क से शहर से चली जाएगी। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे शहरों में जाके कर देंगे, दूसरे मुल्कों में करेंगे। इसकी वजह यही है। अगर यही पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये इख्तियारात MKM को दे देने चाहिए। MKM को दो,
2 महीने के लिए एमपीएम को लेके देखें, अच्छा अपनी इस पॉलिसी ठीक है। गवर्नर साहब को दे दें। अगर नहीं, गवर्नर नहीं, साहब को नहीं दे सकते जी। तो आप एमपीएम के किसी नुमाइंदे को, अली खुर्शीदी साहब को, जिसको चीफ के लिए एमपीएम ने नईमुद्दीन मुंतखब साहब, किया था, आपने जब ये हुकूमत बन रही थी तब आपने जो शराइत पेश की थी नून लीग के सामने, जो आपकी टॉक्स हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, तो वो शराइत काबिल अमल हुई, वो तमाम चीजें पूरी हुई जो अब ये आगे की डिमांड आप कर रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जो कमेंट्स वो करती है या जो भी वो बातें करती है वो उसके ऊपर बाद में उतरती नहीं है पूरी। सर जी, अगर ये आपको पता है तो आप क्यों बार बार बैठ जाते हैं उनके सामने? नहीं, देखिए ना, आप भी तो उनका साथ देते हैं ना। हम इस शहर को और मुल्क को चलाने के लिए हम उनके साथ बैठते हैं। लेकिन आप खुद ही तो बोल रहे हैं नईमुद्दीन साहब, हम इस अवाम की बेहतरी के लिए उनके साथ बैठते हैं। मुझसे ले लीजिए, हमें उनके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, इनका जवाब मुझसे ले मतलब आपको तो पता है कि ये अपनी बात पूरी नहीं करेंगे, फिर आप इनके साथ अगर मुज़ाकरात करें तो लेकिन सुमैला हम शहर के लोगों को बचाने के लिए, सिंध को बचाने के लिए, कराची को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, अब इनका जवाब मुल्क को बचाने के लिए हम इन लोगों के साथ बैठते हैं। सर, हमारी मजबूरी है सर, तीन टेन्योर हो चुके हैं। अकेला नहीं छोड़ सकते सर, 3 टेन्योर गुजर चुके हैं, क्या सिंध बचा है? आप देखें ना, आप देखिए, हम ये तो 1947 से भी गया गुजरा कराची हो गया है, यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं ऐसे लगता है। देखिए 15 सालों के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने इक़दाम किए हैं, आप बिल्कुल समझती हैं वो गैर मुनसिफाना है। कभी कराची के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं रखा, हमेशा वो उनकी सिंध और सिंध की बात कर रहे हैं, जबकि ये शहर हब है पाकिस्तान। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। आपको इस बात से अंदाजा है, सबसे बड़ा टैक्स कराची से जाता है जी, 72%। 70% से। जी ठीक है नईमुद्दीन साहब, आप की बात बिल्कुल आपसे करेंगे। जावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जावेद साहब, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ये हमारे नईमुद्दीन साहब बड़े भोले हैं और इनकी बातें भी बड़ी भोली भाली थी, सादे थे। अच्छा। या तो इनको कराची की तारीख नहीं पता या इन्हें अपनी तारीख नहीं पता। अच्छा। क्योंकि एक वक्त कराची में वो भी रहा है जिसमें एमकेएम पूरे होल सोल के साथ यहाँ पे उनके एमएनए, एमपीए, काउंसलर और इदारों में, तकरीबन तमाम इदारों में इनके अपने बंदे लगाए हुए थे, चाहे वो बल्दिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नादरा हो, चाहे वो केडीए हो। ठीक है। तो जो लोग आज केडीए जाते हैं या जो लोग कराची बिल्डिंग कंट्रोल जाते हैं या जो लोग बल्दिया जाते हैं, अच्छा, ये सब तो इन्हीं की दस्तरस में थे ना। ठीक है। उनका इन्होंने क्या हाल किया? ये आज पीपल्स पार्टी को इल्जाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कर दिया। तो भाई, आप और वो मुश्तरका पार्टनर थे करप्शन में। मुस्तफा कमाल ने तो देखे ना कितना देखें, मुस्तफा कमाल के दौर का अगर देखें तो वो मुशर्रफ साहब की काविशें थी। अगर मुस्तफा कमाल को या एमकेएम को टोटल होलसेल दे दिया जाता तो ये सारे पैसे नहीं, उससे पहले फारूक सत्तार साहब ने बड़ा काम किया। फारूक सत्तार ने नहीं किया। फारूक सत्तार ने 87 में सिर्फ इनका एक 5 साल जो मुस्तफा कमाल का था वही। नेमतुल्लाह खान साहब ने बड़ा काम देखिए, नेमतुल्लाह खान इनकी पार्टी के नहीं थे। और नेमतुल्लाह नहीं, हम इनकी पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए, नेमतुल्लाह खान का दौर एक मुख्तसर सा 5 साल का दौर था और उस 5 साल में उन्होंने जो काम किया, आज आप देखें, आज बल्दिया में उनकी कितनी बड़ी तादाद है। आज आप देखें कि उन्हें किस तरह उन्हें भी, यानी जो शख्स इस मुल्क में, शहर में काम करेगा उसको दीवार से लगा दिया जाएगा। ये आपने देखा कि उसके बाद जो मुस्तफा कमाल साहब है, इतना अच्छा काम करने के बाद भी नेमतुल्लाह खान साहब को नहीं आने दिया। क्यों? उस वक्त बल्दिया का बजट मुशर्रफ साहब के दौर के, पहले बल्दिया का इतना बजट नहीं होता था, वो मैं 42 अरब तक पहुंच गया। और उसके बाद तो इन्होंने मतलब कि कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन अब नेमतुल्लाह खान साहब नहीं आ सकते, अब हमारा बंदा आएगा। सही है, वो एक अलग सिनेरियो था क्योंकि अमेरिका की वो चल रही थी अफगानिस्तान में, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था। तो वो मुशर्रफ साहब फंडिंग करते थे, वफाक फंडिंग करते थे और इनसे कहते थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको दोबारा फंडिंग मिली। तो वो इनकी मजबूरियां थी, वो अलग है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे वजीर दाखिला वसीम अख्तर भी रहा, तो क्या उसका दौर जो था बहुत सुनेरी दौर था। उनके पास तो इख्तियारात नहीं थे, सर ये इख्तियारात देखे आप अपोजिशन नहीं वजीर, वो मेयर की बात नहीं कर रहा। इससे पहले वो वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला भी रहे और इनके जो रऊफ सिद्दीकी साहब हैं वो भी रहे। उसमें भत्ते का क्या आलम था। लोग आज ये कहते हैं कि लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बल्दिया के वाकये और उस वक्त जो भत्ता खोरी थी, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से उसी वक्त चलेगी थी। ये तो एंड हो गया। वो कराची
जो रोजगार देता था पूरे पाकिस्तान को, आज उसके अपने लोग बेरोजगार हैं और उसकी जिम्मेदार ये दो पार्टियां हैं। ठीक है, ठीक है। नदीम साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? दरमियान में आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, मैं वही बात दोबारा कंटिन्यू करूंगा। देखें, पाकिस्तान और कराची के अंदर जो तरक्याती काम हुआ है, बात वाज़ेह है कि मुशर्रफ के दौर में, देखें उनकी 9 साल 8 साल हुकूमत के दौर में उन्होंने कराची में जितना पाकिस्तान में काम हुआ है हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। देखें, जो जिसने काम किया है वो तारीफ के हक पे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमारा डॉलर 60 रुपए था, चीनी 30 रुपए थी, तो वो एक सुनहरी दौर था, मुशर्रफ का दौर था। उन्होंने काम किया है अवाम के लिए। जिस तरह मैं अभी पाकिस्तान को देख रहा हूँ, अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि तलकीद का बड़ा जोर शोर है। अभी हर पार्टी, हर सियासी मेंबर पे तलकीद करके अपनी सियासत लेके चलने चमका रहे। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अफसोस है, कोई नहीं सोचता। अच्छा, ये आप पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचा। मुझे एक सवाल मेरे भी ज़हन में आ जाता है। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये कच्चे पक्के चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि पक्के के डाकुओं का तो समझ में आता है कि ठीक है, उनके पास असला आ जाता है। जब हम फुटेजेस देखते हैं नदीम साहब, तो हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पे डालने लगे अपनी फुटेजेस, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मतलब उनके पास इतने ज्यादा, ऐसा इतना पाँव में जूती नहीं है उनके, और ये बगैर सारे इंटरनेशनल लेवल पे उनके जी बिल्कुल से आ जाते हैं। ये पाकिस्तान का कौन सा एरिया जो बिल्कुल नो गो एरिया बना हुआ है? देखिए, मैं फिर इस चीज की वजाहत कर दूं। हमारे पाकिस्तान में जो जितनी पाकिस्तान के अभी हम देख लें तो इसमें सबसे सियासत किन लोगों की चली है? इतने मजबूत ये कच्चे के डाकू कि ये माँ के पेट से डाकू बने, एक चीज। दूसरा, ये इनको इस्तेमाल किया जाता है अपने मौका, अपने मकसद के लिए। और ये वही लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत में क्या हिस्सा है। तो बात ये है कि बात तो बहुत सारी हैं, अगर मैं इन चीजों को देखूं समझूं, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि सबको सब नजर आ रहा है कि इनका सुपर पावर इनको कौन लेके चल रहा है, इनकी सुपर मतलब इनको कौन लीड कर रहा है, ये सबको नजर आ रहा है कि ऐसी जगहों पर जैसे खाने को कपड़े का सेंस नहीं है, मगर वेपन देखें इंटरनेशनल लेवल के उनका वेपन है और उसको तरीका इस्तेमाल है। तो ये सबको सब समझ में आ रहा है आवाम को कि इनकी सुपरविजन कौन कर रहा है और सुपर पावर इनको कौन दे रहा है जो इनको लेके चल रहा है। ठीक है, ठीक है। नुमान रिजवी साहब से बात कर लेते हैं। नुमान रिजवी साहब, आज एक और बहुत अहम खबर सामने आई PIA की निजकारी के हवाले से कि उसको क्लीन चिट दे दी गई, उसका बैलेंस तमाम जो है वो 0 कर दिया गया है। अब सूरत हाल क्या? पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो अब इसके निजकारी हो गई, और आप क्या समझते हैं कि ये कोई बेहतरी ला सकेगी PIA में? देखिए, अगर निजकारी करनी है ना, जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खराब इदारा है वो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसकी निजकारी कर दो। मैं समझता हूँ कि हमारे मामला काफी हद तक दुरुस्त हो जाएंगे। PIA एक ऐसा इदारा है जिससे बराह रास्त मैं समझता हूँ कि आवाम को बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, ये जो हमारी आपने तो मसला ही दूसरी तरफ मोड़ दिया। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि क्या, मतलब हमारी, आपने कैसी अजीब भाई, जब आप स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल, आप स्पोर्ट के कोच को जो है गैर मुल्की लोगों को बुला के उनकी खिदमत हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप में सलाहियत नहीं है। अभी HSN कॉलेज में आपने देखा कि जो प्रिंसिपल साहब थे वो ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए थे, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में चलाया उसको। जब आपके पास सलाहियत ही नहीं है कोई चीज चलाने की, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आपके अंदर वो विजन ही नहीं है, तो PIA क्या, मैं तो समझता हूँ तमाम को कौन सी ऐसी चीज है जो दुरुस्त सिंध में चल रही हो। फिर जब आपके पास खाने को पैसे नहीं होंगे तो अपनी चीजें बेचोगे ना आप, तो बेचना शुरू हो गए आप। बाहर ये कि सिलसिला निजकारी का शुरू कहां से हुआ, अगर आप देखें तो फिर हम नाम लेते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, तो लोगों को बुरा लग जाता है कि वो तो बहुत बड़े अजीम लीडर थे भाई। अरे भाई, वो कहां से अजीम थे, मुझे पता तो चले। अगर उनके अंदर सलाहियतें होती तो फिर वो इस तरह थोड़ी जाते, वो खुद रन करते, वो अपने लोगों को आगे लेके आते। दूसरी बात ये है कि जहां अभी जिक्र हो रहा था परवेज मुशर्रफ साहब का, देखिए परवेज मुशर्रफ साहब का जब जिक्र हो रहा था कि उन्होंने काम करके दिए, बाकी कराची वालों ने कोई काम नहीं किया, वो तो उनकी वजह से थी। तो भाई, आरिफ अलवी साहब भी सदर रहे हैं इस मुल्क के, जरदारी साहब भी सदर रहे हैं इस मुल्क के, तो उन लोगों को ख्याल नहीं आता इस शहर का, या उन लोगों को पर्दा किया हुआ है। सिर्फ मुशर्रफ की जिम्मेदारी थी। आप भी उसी ओहदे पे बरिज़्ज़मान रहे हैं जिसकी बात मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। मुशर्रफ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं था जो उसने काम करके दिखाए, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। आपको नुमान साहब, कदा कलामी की माजरत, कराची के लोगों को तो बानी PTI से भी बड़े उनके शिकायत रहे। आरिफ अलवी सदर नहीं थे, इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, क्या नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहे, क्या उनका
तारड़ जो थे वो सदर नहीं रहे। बात ये कि आपके पास भी वो तमाम ओहदे रहे हैं, लेकिन आप मुशर्रफ का नाम ले रहे हैं और कराची वालों का ख्याल ही नहीं कर रहे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किया। भाई आज आप सदर और वजीर आजम की सीट पर मौजूद हो, तमाम दोनों बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, आज इस शहर को देख लो, आप इल्जाम लगा देते हो वही जिनकी पत्नी गर्दन है। सोचने की बात यह है कि भाई बात यह है कि शहर में तो हर वक्त कुर्बानी दी है, इस शहर के लोगों को बोला गया मुस्लिम लीग नून सही है, उसने कहा यस बॉस, उन्होंने कहा पीएस पार्टी अब सही है, उन्होंने कहा यस, फिर उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ सही है, उन्होंने कहा यस। बात यह कि जिसको आप कहते रहे शहर के लोग यस बॉस करते रहे, हालांकि इनके पसंदीदा लीडर पे आपने गद्दार करार दे दिया, इन्होंने कहा यस बॉस, मान ली आपकी बात, तो कोई एहतजाज नहीं किया। जब आपकी सारी बातें मानोमन तस्लीम कर रहा है ये शहर, तो इस शहर वालों के लोगों को इल्जाम लगा क्यों रहो? भाई खुद आगे बढ़ के काम कर लो। एक नोटिफिकेशन पे आपने जो है वो इसको जो है सिंध का हिस्सा बना दिया था, और एक नोटिफिकेशन पे आप दोबारा इसको वापस जो है वफाक में ले लो, ताकि पीपल्स पार्टी जैसे नासूर से हमारी जान छूटे। और जो 95% हम इसको बजट दे रहे हैं वो खुदा के लिए इस मुल्क पे लगा दिया जाए और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया जाए। ठीक जी शुमाइला, ठीक है। अच्छा, नईमुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। नईमुद्दीन साहब, ये तमाम चीजें, बयानात और इल्जामात और ये जो तनकीद है, इससे कता नजर इस सवाल का जवाब जरा मुझे जरूर दीजिएगा कि एमक्यूएम की जो पॉलिसी है, अब जो मौजूदा हालात हैं, पॉलिसी क्या है और क्या कारकर्दगी उम्मीद की जा सकती है एमक्यूएम की? देखिए शुमाइला, एमक्यूएम तो अपनी कारकर्दगी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, और चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसमें हमेशा अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए खड़ी हुई है। मेरे प्यारे दोस्त जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से, उनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था इस वक्त, वो आते ही उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी एमक्यूएम ने ये कर दिया, एमक्यूएम ने वो कर दिया। भाई 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जो लूटा मारी करके आप आए थे, आपको अंदाजा था कि आप किसके दंडों में बैठकर आए थे, और आज आप 2024 के इलेक्शन की बात करते हो तो 2024 के इलेक्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है। हुकूमत पाकिस्तान ने कराए, इलेक्शन कमीशन ने कराए, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ है आप एपेलेट फोरम्स पे जाए, वहां जाके कंप्लेन करें, वहां जाके अपीलें दायर करें कि आपकी आपको कुछ नहीं मिल सका, तो अब आप इस तरीके से आगे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इलेक्शन में जानती है। 2018 भी जानती है, 2024 भी जानती है। बारी का इंतजार करें, जब आपकी 5 साल बाद बारी आएगी फिर आप कोशिश करिएगा कि 5 साल बाद दोबारा आप जिंदा होने की कोशिश करिएगा। 5 साल रहेंगे तो जो हालात चल रहे हैं नहीं नजर आ रहा। फिलहाल तो अभी आपकी पीटीआई दफन हो चुकी है, सही है ना। बार बार वो फॉर्म 47 में दफन हुई है, फॉर्म 45 पे चल रही है। बैठ के तो आप बराए मेहरबानी इस दफन पीटीआई को छोड़ दें। अब आप सिर्फ अगर आप कराची के शहरी हैं तो कराची की बात करें, त्यागी करेंगे, बात करें, और अगर आप अपोजिशन में भी हैं तो पॉजिटिव किरदार अदा करें, वहां पे सिर्फ कॉपियां किताबें फाड़ने के लिए असेंबली का खर्चा ना करें। अच्छा, और जहां तक हालात की बात है तो इंशाल्लाह एमक्यूएम पूरी कोशिश करेगी, भरपूर कोशिश करेगी कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसको रोका जाए, मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आए। उन कोशिशों के हवाले से ही बात करना चाह रही हूँ कि एमक्यूएम की पॉलिसी क्या है, कैसे कंट्रोल करेगी, क्या लाहे अमल? देखिए एमक्यूएम, देखिए अभी गवर्नमेंट स्टेबल पोजीशन में है नहीं और हो रही है। जैसी जैसे गवर्नमेंट मजीद 90 डेज में स्टैब्लिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह एमक्यूएम ने अपना पॉजिटिव रोल अदा करना है। एमक्यूएम अपने पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए ही असेंबली में आई है, और आप देखेंगी, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है तो इसका इख्तियार गवर्नर साहब को दे दिया जाए, वॉलंटरी गवर्नर साहब को इख्तियार दे दें। गवर्नर साहब एक ऐसे आदमी है, गवर्नर सिंह साहब, जो स्ट्रीट क्राइम को भी रोक देंगे, कच्चे के डाकुओं को भी रोक देंगे, और जो बेलगाम लोग घूम रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उन सबको लगाम दे देंगे। वो तो खुद कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी पे सवालिया निशान हो जाता है, लोग कारकर्दगी पे मुतमईन नहीं, मुझे हटाने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को असल में जिन लोगों को गवर्नर साहब की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही, वो लोग अपने लोग लाना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने तो वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई गवर्नर सिंध नहीं कर सका। गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। क्या कभी किसी सीएम ने, कभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कभी अपने दरवाजे खोले? दरवाजे में जाने के लिए, खड़े होने के लिए ऐसा लगता है कोई बांदी, कोई गुलाम आ गया उनके यहाँ। तो यही है सिर्फ कराची के अपने लोगों का। हम जो बात करते हैं कि कराची के लोग होने चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, मुकामी लोग होने चाहिए, तो वो यही लोग हैं सरफ सॉइल कराची के, जिन्होंने अपने लोगों के दरवाजे खोल दिए सबके लिए बिना तफरीक। तो ऐसे लोगों की जरूरत है कराची में। कराची में जो है अंदरूनी सिंध से लाके लोग कहाँ बैठाए जाए?
इसीलिए हम आज बात करते हैं कि मुकामी पुलिस हो, मुकामी लोग हो, मुकामी एसएचओ हो, ताकि शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। ये सब कुछ उस वक्त भी हो सकता था नईमुद्दीन साहब, जब मुस्तफा कमाल थे, जब आपके पास पावर्स थी। ये उस वक्त भी बेरोजगारी में भी कंट्रोल हो सकता था, कोटा सिस्टम भी खत्म हो सकता था, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल उठता है। मुस्तफा कमाल साहब ने अपने दौर में एक रिजर्व फोर्स बनाई थी, जिसके ऊपर वो ये चाहते थे कि यही फोर्स जो है कन्वर्ट हो जाए पुलिस के अंदर और मुकामी पुलिस बन जाए। लेकिन इसके ऊपर भी आपकी सिंध असेंबली ने जो है और आपके जो सीएम साहब थे, उन्होंने अपने वो रखी चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज हम उनको ये इख्तियार देते थे तो हमें यहाँ से गोटकी से, टेंडर यार्ड से और हमें इन जगहों से पुलिस वालों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे मुकामी लोग होते, उन मुकामी शहरियों को समझते। ठीक है नईमुद्दीन साहब, बिल्कुल बहुत से फ्लॉज हैं जिन पर बात करने की जरूरत है और अपनी गलतियों को ना दोहराने की भी जरूरत है। बार बार गलती करने से मजीद बिखराव पैदा होगा। जावेद साहब बोले, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये नईमुद्दीन साहब मेरे ख्याल से या तो इनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता या कराची की हिस्ट्री नहीं पता कि एक तवील अरसे तक इनकी इस शहर में हुक्मरानी रही है, यानी काउंसलर, एमएनए, एमपीए इदारे। आज भी आप अगर केएमसी में चले जाएं, केडीए में चले जाएं, तो एक वक्त वो भी था केडीए में कि जब इनका यौम तासीस होता था, ऐसा लगता था जैसे केडीए सिविक सेंटर की बिल्डिंग जो है वो 90 है। मतलब कहने का ये है कि ये उस वक्त इन्होंने क्या कर लिया सिवाय भत्ताखोरी के, और यहाँ पे बैरियल किस दौर में लगना शुरू है। इससे पहले तो एक चौकीदार होता था मोहल्लों में, और वो उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई और पुलिस भी इनकी थी और बैरियल भी लग रहे थे और लोग लूट भी रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई आज से शुरू नो गो एरियाज बन गए थे हकीकी, और इनके आपस के क्लैश की वजह से जिस तरह कब्रिस्तान भरे थे उर्दू बोलने वालों के, वो कोई तारीख भूला नहीं है अभी कोई। लेकिन मसला ये है कि हर दफा इलेक्शन में नए वादे करें, हर दफा इलेक्शन में कहें। अब आप क्यों नहीं जान छोड़ाते? जब पीपल्स पार्टी आपकी बात नहीं मानती, नून लीग आपकी बात नहीं मानती, फिर आप वापिस, यानी आपने पीटीआई के दौर में बड़ी मुश्किल से 3.5 साल गुजारे और बगैर हाँ अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा टाइम दे मुझे। जैसे उन्होंने आरिफ अलवी का इसका जिक्र किया और मुशर्रफ साहब का जिक्र किया। देखिए मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, मुशर्रफ साहब कोई सियासतदान नहीं थे, डिक्टेटर थे, और डिक्टेटरों की यहाँ पे एक पूरी तारीख रही है। जबकि आरिफ अलवी साहब एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन से और आयन और कानून के मुताबिक आए थे, और पीपल्स पार्टी ने की गवर्नमेंट ने जब वो हेल्थ कार्ड जो आपने देखा पंजाब में और उधर चल रहे थे, तो उन्होंने उसकी भी इजाजत नहीं दी कि लोगों को सेहत की सहूलियात के लिए। जब एमकेएम आपके साथ थी, 2 वजीर आपने उनको बनाया, उस वक्त क्यों नहीं ये पॉइंट रेज किए गए? क्यों नहीं उनको कहा गया, डायरेक्शन क्यों नहीं दी गई? देखें आप नहीं, अच्छा मैं आपकी इस बारे में बात करूं कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो आपको पता है पीपल्स पार्टी से जब हिसाब मांगा जाता था, जो उनके जो टैक्सेस वगैरह का, वो नहीं देते थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने फिर डायरेक्ट एमएनए को फंड देना शुरू किया, जिसमें इनके भी जो 4-5 एमएनए थे उस वक्त और 2 एमकेएम के, उनको भी फंड मिले थे। उनको भी तकरीबन 1-1 अरब रुपया मिला था है। तो इनसे पूछा जाए कि वो 1 अरब रुपया आपके इलाके में कहां लगा है, जरा बताएं। तो ये इनसे भी सवाल हो सकता है कि वो पैसा जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने, देखें पीटीआई की गवर्नमेंट के वक्त आपको पता है कि सिंध असेंबली में पता चलता था कि अपोजिशन है। इंटीरियर सिंध में आपने देखा कि कितने जागीरदार और वडेरों के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दायर हुए। उससे पहले ये तो एक 87 से सिंध असेंबली में थे, इन्होंने 87 से, जब आपने मुझे 1 दफा धोखा दिया, 2 दफा धोखा दिया, तीसरी दफा मैं अपोजिशन में बैठूं। अपोजिशन भी तो एक उसकी भी पावर होती है अपोजिशन की। लेकिन इनको क्योंकि हुकूमत के चस्के पड़े होते हैं, इनको पैसा का चस्का, क्योंकि अपोजिशन में पैसा तो मिलता नहीं है, उसमें तो सिर्फ आप बोल सकते हैं, तो इनको चस्के पड़े हुए थे मराद के, जैसे अपना पीपल्स पार्टी के लोगों को पड़े हुए हैं, नून लीग को पड़े हुए हैं, इसी तरह इनको भी पड़े हुए थे, इसीलिए अपोजिशन में बैठते नहीं थे। सामने आ गया अभी प्रोग्राम में हमारे जावेद साहब ने कर दिया कि 1-1 अरब रुपए एमकेएम के फंडिंग इनको मिली है डेवलपमेंट के नाम पे। तो इसका तो मतलब है एक हमाम में सभी, मतलब क्या कहें? मैं बात आपकी क्लियर करता चलूं। मैंने भी बात कही, ये तारीख रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है। देखें बात ये थी, देखें अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में मैंने कहा था कि सियासत और रियासत की बात की थी। देखें जिसने जो काम किया है वो सबको सब नजर आया पाकिस्तान में एक चीज, और अभी यहाँ जो सियासत अभी हो रही है, देखें अभी मैं सिर्फ वही नोटिस कर रहा हूँ, वही चीज देख रहा हूँ, नुक्ता तराशी की बातें हो रही हैं। आप और मुझे मतलब इन चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, और आप और मुझे इसमें
कटेरे में खड़ा किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात वही आ रही है कि हर सीट का नशा है। जिसकी हुकूमत आती है, जी पावर, उसी बात आ रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आती है वो बिल्कुल अंधा बहरा हो जाता है, ठीक है ना। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मैं मादत के साथ, जिसको बुरा लगे। जिसकी हुकूमत आती है वो अंधा बहरा हो जाता है, उसको कुछ समझने, जो कर रहा होता है सबको अच्छा लग रहा होता है, ठीक है ना। और जब उससे सवालात होते हैं तो उसको चुपते हैं। ऐसे ही अभी मैं मौजूद जो मैंने अभी गर्मा गर्मी देखी, मैं इसी को दूरअंदेश देख रहा था, ये किस तरफ टॉपिक कहाँ जा रहा है ये। लेकिन तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे काम हुए। तो हमारे जो पाकिस्तान में हुकूमत में जिनको हुकूमत सीट मिल जाती है, उसका नशा आ जाता है, वो सब भूल, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कराची पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिसको जितनी हुकूमत मिलती है वो अपनी मोनोपोली लेके अपने एग्जाम पूरे करता है, अपने दौर हुकूमत का टाइम पूरा करता है, और उसमें अपनी अयाशी, अपने काम 100% करता है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कराची के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और पाकिस्तान के बारे में तो कतई नहीं सोच रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को देखा जाए, तेरे मेरी चक्कर में और सियासी इस तरह करने से सियासत पाकिस्तान नहीं चलेगा। इससे निकल के बाहर आना पड़ेगा। आवाम समझदार हो चुकी है, समझती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आवाम बखूबी समझ रही है सब कुछ। जो आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आम सब देख रही है। तो हर इंसान को अपने हिसाब से जो काम करने की ख्वाहिश करनी चाहिए वो करे, और इल्जाम तराशी से कोई हासिल नहीं हो। खुद एहतसाबी की बड़ी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। नुमान रिजवी साहब, आप कैसे देखते हैं? अब ये बताइए, जो सिनेरियो है, क्या फैसल वादा साहब अब जियाले कहलाएंगे? देखिए, वो ना जियाले कहलाएंगे, ना वो जो है वो साथी कहलाएंगे। वो बहुत समझदार हैं और वो आजादी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि फैसल वाडा है, मोहसिन नकवी है, ये मजबूरियां होती हैं कुछ सियासी पार्टियों की। देखें, पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को भी मजबूरी का सामना करना पड़ा, और वो अपने जियादों को भूल के जनाब उन्होंने फैसल वाडा को जो है सपोर्ट किया। तो एमक्यूएम का तो बेचारी का कोई कसूर ही नहीं है, ये तो वैसी बेचारी मासूम है। इनको तो इनके मामला तो ऐसे हैं कि इनको तो डराया धमकाया दूसरे अंदाज में जाता है। इस मासूमियत पे कुर्बान जाए। मुस्लिम लीग नून में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब ले लिए गए और उनके सीनियर लोगों को पीछे कर दिया गया, तो बात ये कि फैसल वाडा साहब तो एक ऐसे नुमाइंदे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी तरह के लोग जो है ना, मेरी आवाज आ रही है आपको, पहले सुन ले, बीच में अगर कोई इंटरप्ट हो रहा है। नुमान रिजवी साहब, तो एमक्यूएम का क्या स्टांस क्या होगा, क्या पॉलिसी अपनाएगी, क्या कैसे कारकर्दगी दिखाएगी? सिर्फ ये कहना हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बाहर। देखिए शुमाइला, मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊं, एमक्यूएम के साथ इशू क्या है। देखिए, अभी कामरान टिसोरी साहब का नईम भाई जिक्र कर रहे थे। देखिए, कामरान टिसोरी साहब को शटअप कॉल दे दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आज ही का बयान है, उन्होंने कहा गया है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे आप अपने काम से काम रखें। एमक्यूएम के ये सबसे बड़े रहनुमा है, मैं समझता हूँ इस वक्त, और गवर्नर की सीट पे मौजूद है। उनके साथ जब पीपल्स पार्टी का ये रवैया है, तो आप मुझे बताइए बाकियों के साथ, इस शहर के साथ क्या रवैया होगा? एमक्यूएम का मसला ये है कि देखिए, एमक्यूएम जो पहले अपोजिशन करती थी तो एमक्यूएम के पास स्ट्रीट पावर हुआ करती थी। आज एमक्यूएम का वो इशू नहीं रहा है। आज एमक्यूएम के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है। बेशक सूबाई असेंबली में सीटें मौजूद है उसकी, और अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एमक्यूएम की जो अपोजिशन है उस अंदाज में नहीं कर सकती जो वो पहले करती थी, क्योंकि पहले डिसिप्लिन पार्टी थी और इसकी आवाम में जड़ें मौजूद थी। आज एमक्यूएम की पोजीशन ये है, खास तौर पे मर्जर के बाद ऐसे लोगों को भी एमएनए एमपी बना दिया गया जो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। और फिर हमें उसका नतीजा ये मिलता है कि वो कौमी असेंबली में जाके जब वो तकरीर करते हैं तो उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर का नहीं पता होता और तकरीर का नहीं पता होता, जिसकी वजह से स्पीकर उनको खामोश करा देता है। अच्छा, फिर वो जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात कर रहे होते हैं, वो जो सूद का निजाम की जो बात करी उन्होंने इकोनॉमी पे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस जहाज में बैठ के वो टीए लेके असेंबली के इजलास में आए, वो उसी सूद का निजाम है, इकोनॉमी चल रही है, उस निजाम से इनको जहाज का टिकट मिला। वो जो इस्लामाबाद लॉन्चेस में रह रहे हैं और मजे कर रहे हैं, वो भी वो सूद के निजाम की जो इकोनॉमी है उससे वो मजे कर रहे हैं। फिर महीने के आखिर में जो तनख्वाह मिलेगी उन्हें, वो भी सूद के निजाम से तनख्वाह मिलेगी। नहीं तो ये मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। अगर वाकई वो इतने सच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इस सारी चीजों से बड़ी जिम्मा हो जाए, और जो पैसे मिल रहे हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से एमएनए बनने की बुनियाद पर वो छोड़ देने चाहिए। ठीक है, नईम साहब से भी बात कर लेते हैं। नईम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे आप नुमान रिजवी साहब की बात का? जी नईमुद्दीन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नुमान साहब ने कहा कि जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना नहीं आती, तो मैं ही समझता कि नुमान साहब के तजिया बड़ा अच्छा है। उनको पता होना चाहिए कि मुस्तफा कमाल साहब इससे पहले आईटी मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो सेनेटर रहे, आज वो एमएनए, उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात भी करना आती है, और उनको
कौमी असम्बली को याद दिलाना भी आता है कि किस तरीके मंजूर होती है। और इंशाल्लाह जिस करारदाद की वो बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सूद से पास। ठीक है, मेरे दोस्त को नहीं पता कि वो कह रहे हैं स्ट्रीट पावर्स की बात। ठीक है, हम स्ट्रीट पावर आप क्या समझते हैं? अगर हमने आज अपने आप को सही दुरुस्त राह पे लेकर आ गए, हम लोगों के साथ एक अच्छा रवैया रखना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ हैं, हम क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमारा एक्टिविटी से लोग आपको घरों में आके मार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके मार। ठीक है, वक्त अब मुख्तसर रह गया। जावेद साहब वन लाइनर आप देखें, अभी जैसे गवर्नर, हाँ, एक गवर्नर साहब की बार बार जिक्र कर रहे हैं गवर्नर। देखिए, गवर्नर साहब अफ्तारी और सहरी तो बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन इस शहर का मसला अफ्तारी और सहरी और मार्केटों में घूमना नहीं है। शहर का मसला जो है कि अब आप पीपल्स पार्टी को ये इल्जाम देते हैं, ये वजीर आला साहब कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो ये वजीर आला पहले नहीं है, ये तीसरे चौथा टर्म में जो वजीर आला चल रहा है उसमें अभी तक आप ये कर रहे हैं। आगे आपसे क्या तवक्का की जाए कि आप कोई बेहतरी लेके आएंगे? जब आप 3-4 टर्म में नहीं ला सके तो आप क्या लेके आएंगे? उनको टाइम देते हैं। जी जी नदीम साहब जल्दी लास्ट कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा। देखिए, मैं यही कहूंगा, जिस मैं यहाँ पर मैं आगे मौजूद हूँ, जिस मसले को लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो सूरत हाल न तुझे सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। बस बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी तशरीफ आने के लिए बहुत शुक्रिया। नुमान रज़ी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आपकी तशरीफ आने के लिए बहुत शुक्रिया। नईमुद्दीन साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दुनिया कुछ भी कहे, सब आके कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बता सकती हूँ जहाँ वो कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है। कहीं भी आप नो पार्किंग पे आप गाड़ी लगाएं, आपकी मिनटों में गाड़ी गायब हो जाएगी वहां से। तो जब ये इतनी अच्छी कारकर्दगी नो पार्किंग पे दिखा सकते हैं, जहां आपसे पैसे लेके फिर आपको गाड़ी देनी पड़ती है, आप घूमते रहते हैं कि कहाँ कौन से थाने में मेरी गाड़ी मौजूद है, परेशान होते रहते हैं। जब आप ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है इतने अच्छे तरीके से, तो फिर कचरा क्यों नहीं उठा सकती, क्यों नहीं रोड बना सकती, क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट दे सकती, क्यों नहीं अमन अमान दे सकती है? सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर करना चाहे। जहां वो करना चाहती है वहां वो अच्छा काम करती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।